हेलो, वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी का सेशन। लास्ट क्लास में हमने डीएनए से रिलेटेड बात करी थी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डिफरेंसेस आप देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डीएनए। सो देखो, डीएनए को आपको पता ही है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे इस सेशन में कि डीएनए के अंदर कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे रिमेंबर करो, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में जो मॉडल का नाम है सेल मेम्ब्रेन का, वो होता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर का नाम पता होना चाहिए। डबल क्या होता है, हेलिक क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये किसने प्रपोज किया था बेसिकली? इट वॉज बाय, ये जो स्ट्रक्चर जो आप कह सकते हो वॉज डिस्कवर्ड और प्रपोज्ड बाय वेटसन एंड क्रिक, ठीक है भाई। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि वेटसन एंड क्रिक जो है, दीज टू साइंटिस्ट आर रिलेटेड टू विच थिंग, ठीक है। तो साइंस के अंदर इनका किससे रिलेशन आप देख रहे हो, तो बेसिकली आप जाएगा डीएनए पे बात, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हु प्रपोज दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा वेटसन एंड क्रिक। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं बेसिकली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की फिर फर्दर सब यूनिट्स आपको मैंने लास्ट सेशन में बता दी थी। तो क्विकली अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंस हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। आई होप आपको फुल फॉर्म दोनों का पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का था राइबोन्यूक्लिक एसिड, फाइन। तो यहाँ पे फटाफट से अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं डीएनए एंड आरएनए में। ओके, नाउ द फर्स्ट डिफरेंस हियर इज, पहली बात तो यहीं पे डिफरेंस दिख रहा है कि इसका फुल फॉर्म अलग है। दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, एंड दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि देखो, यहाँ पे जो इसका शुगर है, दिस शुगर इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इस वजह से इसकी फुल फॉर्म अलग जा रही है। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, दिस वन इज राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। अब मैं पहले तो आपको क्विकली बता देती हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या है ऐसी बात जो डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में अलग अलग है, ठीक है तो ये दोनों पेंटोज शुगर। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये होते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन होता है, तो 5 कार्बन शुगर, ठीक है भाई। तो पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर। तो सबसे पहले मैं अगर इसका चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करूँ तो कुछ ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और 4 के ऊपर एक और कार्बन लगा होता है यहाँ पे, तो वो होता है कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन हो गया, इसके साथ फिर H और OH इस टाइप से अटैच हो गए। यहाँ पे भी H और OH, H एंड OH, फिर यहाँ पे भी इस कार्बन, ये भी एक कार्बन है, और इसके साथ सपोज मैंने यहाँ H लगाया है, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी फिर H और OH आप लगा सकते हो, ओके। तो ये कुछ आपको अब आप शुगर आप देख पा रहे हो, फाइन। अब देखो ये कौन सा शुगर है, तो ये आप बोलने वाले हो राइबोज शुगर। ये जो मैंने बनाया है ये है राइबोज शुगर। क्यों? तो बस फोकस करो सेकेंड नंबर कार्बन पे, सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसमें OH ग्रुप अटैच होता है। अगर मैं अब इसको बोलूँ कि डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस है, तो देखो डीऑक्सी राइबोज में होता है सिर्फ सेकेंड कार्बन एटम का, मैं आपको बताऊंगी। तो सेकेंड कार्बन पे H होता है इंस्टेड ऑफ OH, ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यानी अगर मैंने यहाँ से हटा के ये O हटा दिया, सिर्फ HH लगा हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हो डीऑक्सी राइबोज। तो डी
ऑक्सी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये टर्म सुने होंगे ना केमिस्ट्री में, डी हेलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो डी का मतलब होता है बेसिकली लॉस ऑफ एनीथिंग, जिसके साथ भी वो स्टेटमेंट जुड़ी हुई है। तो डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप्स जो होते हैं ना आपके 17 ग्रुप में जो आप देखते हो, है ना, जो आपके ये वाले होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, तो ये हेलोजन हो गया, यानी उसका लॉस हो रहा है। अगर केमिस्ट्री में अगर आप देखते हो लॉस हो रहा है उसका मतलब वो हट रहा है अगर उस कंपाउंड से, तो आप उसको बोल सकते हो डी हेलोजिनेशन। ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बोलोगे, ऑक्सीजन नहीं है ना, आप देख पा रहे हो, तो इसका नाम आपने बोल दिया डी ऑक्सी। डी ऑक्सी क्या, शुगर था ना वो, तो राइबोज शुगर, मतलब है तो वो शुगर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन, ये राइबोज शुगर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, बस उसको आप बोल रहे हो डीऑक्सी। डीऑक्सी भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेकंड कार्बन एटम पर H होता है, OH नहीं होता, ठीक है। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे OH होता है, मतलब राइबोज जो है वहां पे सेकंड कार्बन पर OH होगा और डीऑक्सी में सेकंड कार्बन पर सिर्फ H होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो लेवल बढ़ रहा है तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ फिलहाल कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी यू शुड नो। ओके, तो ये हो गया एक डिफरेंस। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज, देखो कुछ फॉर्म्स होती हैं, लाइक डीएनए की हो गई डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। दोनों फॉर्म में डीएनए आप देख सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, तो यही चीज याद रखना। सिमिलरली आरएनए के केस में भी जो अगर फॉर्म्स की बात करोगे तो दोनों फॉर्म होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है भाई। तो लेकिन यहां पे जो मोस्टली प्रेजेंट होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म यहां पे मोस्टली प्रेजेंट है और इस वाले केस में डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म मोस्टली प्रेजेंट है, तो ये भी एक डिफरेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताइए, जो मैंने आपको नाइट्रोजिनस बेस बताए थे, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस आर, यहाँ पे होता है एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थाइमीन। इस केस में नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ नाइट्रोजिनस बेसिस, तो यहाँ पे होता है एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल एंड देन साइटोसिन। तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था ना, तो ये यू मतलब यूरेसिल, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे होगा यूरेसिल इंस्टेड ऑफ दिस वन थाइमीन, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस क्या है मैं अब आपको आगे बताती हूँ डिफरेंस। देखो डीएनए में अब और डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जीन जो कैरी कर रहा है, जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए होगा किस फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, फाइन। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन वायरसेस एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस के केस में भी प्रेजेंट हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है भाई, कुछ वायरस में, लेकिन ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन, मुझे यहाँ लिखना चाहिए इन सम वायरस, इन सम वायरसेस एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सबके अंदर है, ऑल, ठीक है, लेकिन वायरस में कुछ के पास है, सम के पास एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो एक बंदा है डीएनए एक बंदा है, उसका क्या रोल है जीवन में, तो उसका रोल है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, ये कहना चाह रही हूँ मैं। उसका क्या काम है, तो उसका काम है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है इस दुनिया में, फाइन। अगर आप आरएनए की बात करो तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आरएनए प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस,
ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है भाई। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में सेल के अंदर, वो प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। तो ये चीज याद रखनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए का रोल जेनेटिक मटेरियल के तौर पर नहीं है, जैसे कि डीएनए का देख रहे हैं। आरएनए का रोल हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करने में, वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। इन सम वायरसेस RNA present as a genetic material। तो अगर RNA की जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट भी है ना अगर, तो वो कुछ वायरसेस के अंदर है। समझ गए आप कहानी? अब देखो यहाँ पे इस चीज को कैसे समझोगे। सपोज कोई भी वायरस है, उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल उसका, या फिर आरएनए होगा। इस बात को आप ऐसे याद कर सकते हो कि वायरस, कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिसमें डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वो बात है सिर्फ वायरस के लिए। मैं कह रही हूँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एल्गे, फंगस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल, जो भी एनिमल आपके दिमाग में आ रहा है, सबके अंदर डीएनए विल बी जेनेटिक मटेरियल। फाइन, आप इस बात को ऐसे याद कर रहे हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है भाई। अब देखो आरएनए के कुछ टाइप्स होते हैं। आरएनए के टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। एक टाइप होता है एमआरएनए, फिर आरआरएनए एंड नेक्स्ट इज टीआरएनए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों ही मिलके किस में रोल प्ले करने वाले हमारी बॉडी में? ट्रांसलेशन में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, ठीक है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस में शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। हमेशा कैसे फॉर्म में होगा? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ये न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे डीएनए होगा। अगर मैं कह रही हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे भी डीएनए होगा। अगर ये प्लांट सेल है और ये है क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे भी डीएनए, मतलब 3 जगह होता है प्लांट के अंदर, 3 जगह आपको दिख रहा है जो है डीएनए। फाइन। अगर आपको कहूँ एनिमल सेल के बारे में बताऊँ, तो ये न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, तो आप लगा लो कि एनिमल सेल के अंदर ये है 2 जगह, ठीक है। इस चीज को ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, राइबोसोम्स का आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में भी होगा। न्यूक्लियस में होने से ये मतलब नहीं है कि वो जेनेटिक मटेरियल बन गया है, ये याद रखना। प्रेजेंट है उससे ये मतलब नहीं है कि वो जेनेटिक मटेरियल बन गया। प्रेजेंट है तो मतलब उसका रोल कुछ और होने वाला है, ठीक है। नाउ और कहाँ होता है ये, ठीक है। तो ये आपका होता है साइटोप्लाज्म में होगा, राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में। तो ये इन जगह पे आप मान सकते हो, क्लियर है। तो ये आरएनए इन जगह पे आपको मिल जाएगा हमारे बॉडी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। फाइन, ओके। ये तो देखो बात हो गई न्यूक्लियस किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। इफ यू रिमेंबर वेरी फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको सेल से रिलेटेड आपको बताई थी। फाइन, तो उसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तभी तो आप बोल रहे हो ना उसको यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात कर ले अब प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो वहां पे डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट इन, रिकॉल करो मैंने आपको ये चीजें बताई थी, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो मतलब वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनल्स तो एब्सेंट थे ना वहां पे, तो मतलब वो वाला तो डीएनए होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए नहीं होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो मैंने आपको डिफरेंस, ये जो पॉइंट लिखवाया है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक को दिमाग में रख के आप ये समझ रहे हो, और ये वाला पॉइंट भी क्लियर।
तो ये तो हो गई डीएनए और आरएनए के डिफरेंस के बारे में। इसमें से कोई भी पॉइंट अब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आपकी चेक करने के लिए नॉलेज, कि आपको कितना नॉलेज है डीएनए और आरएनए के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थोड़ा सा मैंने आपको बताई दिया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या मतलब है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहने का? देखो पहली बात तो ऐसा कुछ आप डीएनए देखते हो, ठीक है, बुक्स वगैरह में, फाइन। तो डीएनए का डबल हेलिकल, डबल का मतलब क्या है? पहली बात तो डबल का मतलब होता है कि यहाँ पे होते हैं टू स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज याद रखने की, ये रहा पहला स्ट्रैंड और ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं। अब हेलिकल का क्या मतलब होता है? हेलिकल का मतलब होता है वो है ट्विस्टेड फॉर्म में, मतलब ऐसे कुछ घुमा हुआ है, ट्विस्ट हो रखा है, तो इसका मतलब है कि वो हेलिक्स बना रहा है। देख रहे हो ये हेलिक्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये मतलब है कि दो स्ट्रैंड्स हैं और वो भी ट्विस्टेड फॉर्म में, तो इसलिए उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डबल का मतलब क्या होता है? डबल ऐसे पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे डबल का क्या मीनिंग है इसके स्ट्रक्चर के नाम में? तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, फाइन। सो अब हम देख लेते हैं लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा था नाइट्रोजीनस बेसिस के 3 सब यूनिट होते हैं ना, नाइट्रोजीनस बेसिस, सॉरी नॉट नाइट्रोजीनस बेसिस, आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियोटाइड के 3 सब यूनिट मैंने आपको बताए थे ना, नाइट्रोजीनस बेस, शुगर भी कौन सा होगा? पेंटोज शुगर, एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट। तो वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, ये फिगर कैसे बनेगा, ये तीनों कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं? तो देखो सबसे पहली बात तो समझ लो, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये जो स्ट्रैंड्स मैंने आपको बताया, तो स्ट्रैंड्स ये जो होते हैं आर मेड अप ऑफ ये इन दोनों से बने होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट, मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है भाई। मतलब ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, ऐसे ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। सिमिलरली यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, ठीक है भाई। तो शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब शुगर एंड फॉस्फेट जब जुड़े होंगे तो किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, तो जैसे ये शुगर और ये फॉस्फेट जुड़ गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना इनके बीच में आपस में, ये बॉन्ड का क्या नाम होता है? तो इसका बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का नाम ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, और शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, शुगर एंड फॉस्फेट आर लिंक्ड बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। तो यानी ये जो बॉन्ड है इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ओके। स्ट्रैंड्स किस पूछ लेते हैं, स्ट्रैंड्स को और क्या बोलते हैं? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्ट्रैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की बैकबोन बोलते हैं हम इसको, ठीक है भाई, क्योंकि यही तो एक बाउंड्री भी बना रहा है ना, आउटर बाउंड्री, या बाउंड्री भी कह सकते हो, बैकबोन कह सकते हो। और पूछ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट इन दिस बैकबोन ऑफ डीएनए। तो सब यूनिट्स पूछ लिया आपसे, तो मतलब आंसर होगा शुगर एंड फॉस्फेट। पूछ लिया विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द बैकबोन ऑफ डीएनए, तो कौन सा बॉन्ड है? तो ऑफकोर्स जब शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट है तो शुगर और फॉस्फेट ही तो लिंक हो रहे होंगे ना, तो यहाँ पे बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये चीज याद रखनी है आपको, क्लियर है भाई। तो यानी दो सब यूनिट्स तो यूटिलाइज हो गई आपकी, ठीक है। अब बचा नाइट्रोजीनस बेस। तो नाइट्रोजीनस बेसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द स्ट्रैंड्स के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना, अभी आपको मैं बताती हूँ, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस आपको दिख रही हैं, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो लाइंस हैं, ऐसा आपने फिगर देखा होगा ना, तो ये जो लाइन होती है ये होता है बिटवीन द स्ट्रैंड्स आ रहा है ना, दो स्ट्रैंड्स के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे, ठीक है। बिटवीन द स्ट्रैंड्स क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट है यहाँ पे, वही एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर डीएनए पढ़ रहे हैं तो आपको एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन ये याद रखना है, यानी एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, क्लियर है।
अब ये किस तरीके से लिंक्ड अप हो रहे हैं, तो ये कैसे बाइंड होते हैं, देखो ये बाइंड होते हैं शुगर के साथ, शुगर के साथ प्रेजेंट हो गया ये कोई भी नाइट्रोजिनस बेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट है जब शुगर के साथ अटैच होके, मतलब ये शुगर है यहाँ पे, तो इस तरीके से अटैच होगा ना कोई भी नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ से भी शुगर से अटैच होगा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, तो इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच्ड बाय या लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस लगा होगा और ये भी नाइट्रोजिनस बेस जो लगा होगा, ये दोनों शुगर से अटैच होते हैं, शुगर के साथ, शुगर बीच में है, ये शुगर है, उसके साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो गया और उसी के साथ फॉस्फेट भी अटैच हो गया, ठीक है। फिर नीचे अगला फॉस्फेट होगा ना, तभी तो ये स्ट्रैंड बनता जाएगा ना, और ये बीच में आ गए। ऐसे ये वाला साइड से स्ट्रैंड देखेंगे तो ये शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, फिर नीचे फॉस्फेट हो गया, और इधर साइड में नाइट्रोजिनस बेस मान लो, तो ये बीच में आ गया ना नाइट्रोजिनस बेस, और ये इस तरीके से स्ट्रैंड बनता जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है किस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बताना है, ठीक है। तो अभी नाइट्रोजिनस बेस, ये वाला बॉन्ड मैं बोल रही हूँ, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही सेम ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दो स्ट्रैंड है तो दो शुगर है, दो शुगर है तो दो नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो रहे हैं। क्लियर है? ये वाला साइड का स्ट्रैंड हो गया, ये इधर साइड का स्ट्रैंड हो गया, ओके। अच्छा, नीचे भी फॉस्फेट से अटैच है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड का नाम होने वाला है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मतलब शुगर के साथ फॉस्फेट भी अटैच है, नाइट्रोजिनस बेस भी अटैच है, ठीक है। इस तरीके से तीनों मिलके, ये तीनों मिलके क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, नहीं बन गया? ऐसे सिमिलरली ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ऐसे नीचे ये भी एक दूसरे किसी शुगर से अटैच होगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस होगा, फिर शुगर होगा, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो हो गया नहीं हो गया, ये अब पॉलीमर बनता जाएगा ना इस तरीके से। तो मोनोमर हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड, वो बार बार इस तरीके से अटैच होते रहेंगे और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको आप तो ऐसे देख रहे हो ना भी पैरेलल, इसको आप ट्विस्ट फॉर्म में देख लो, ट्विस्ट फॉर्म में इमेजिन कर लो, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके। नाउ अब रही बात इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे फोकस करो आप, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है या तो वो डबल बॉन्डिंग जाएगी या फिर जाएगी सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। तो बिटवीन द स्ट्रैंड में देखो क्या होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच करता है, या तो वो डबल के फॉर्म में करेगा या फिर वो करेगा सिंगल के फॉर्म, ट्रिपल के फॉर्म में। तो नाइट्रोजिनस बेस या तो ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा या बनाएगा डबल। अब इसका नेचर क्या होने वाला है, तो ये वाले बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको अच्छे से डायरेक्ट लिख के बताती हूँ कौन सा नाइट्रोजिनस बेस होने वाला है। तो यहाँ पे भी मैंने शुगर अटैच करवा दिया, सपोज ये शुगर है, उसके साथ ये अटैच हो गया, ये नाइट्रोजिनस बेस ये हो गया, इसको मैंने नाइट्रोजिनस बेस के लिए खाली छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। फिर ये शुगर के फॉस्फेट के साथ अटैच है, ये भी अटैच है, यहाँ शुगर हो गया, फिर ये नाइट्रोजिनस बेस और फिर इसका शुगर, इसका नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है भाई। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सपोज मैंने लगाया यहाँ पे एडिनाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमेशा रहेगा थाइमीन, ये याद रखना है, और एडिनाइन एंड थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यूज किया है साइटोसिन, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ग्वानिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। अगर मैंने यहाँ पे जी यूज कर लिया तो अगेन यहाँ पे भी सी होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम नेक्स्ट के बारे में देखें, नेक्स्ट में देखें अगर हम, तो अगर मैंने यहाँ पे टी यूज किया है तो ये ए होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको समझ आ रहा है कुछ कि एडिनाइन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बनाता है वो थाइमीन के साथ, ठीक है। एडिनाइन और थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एंड अगर आप ग्वानिन के केस में देखेंगे तो ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, चाहे अब वो आगे पीछे हो जाए, थाइमीन मैं इधर लिख दूं, एडिनाइन इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों है ना, चाहे किस भी सीक्वेंस में हो, वो आगे वो पीछे डजंट मैटर। अगर एडिनाइन और थाइमीन है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्वानिन एंड साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो ये वाला जो बॉन्ड है
ये किसके बीच में हो गया? बिटवीन दी नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है भाई, तो इससे क्या बन गया? ये पेयरिंग बन गई नहीं बन गई? ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है, दोनों को मिला के क्या बन गया? पेयर बन गया ना एक, तो नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग कह देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग कराने में कौन आ रहा है, हेल्प कर रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? पूछ ले विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रैंड्स, तो बिटवीन द स्ट्रैंड्स मतलब या इन दी स्ट्रैंड, नॉट बिटवीन द स्ट्रैंड, इन दी स्ट्रैंड। तो आंसर होगा कि भाई वो तो होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि वहां तो शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग। बेस जो है आपस में पेयर कर रहे हैं, और पेयर करने के लिए बॉन्ड चाहिए, और बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये जो पेयरिंग होती है देख रहे हो आप, एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ जा रहा है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जा रहा है। तो इसके लिए आप एक अलग से बात बोलते हो कि नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग, नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हमेशा इसके साथ बनाएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट रहेंगे आपस में। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है भाई, और नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग मैंने आपको बता दिया, इट इज ड्यू टू, नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतना आपको याद रखना है अब। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। फिर से मैं आपको एक बार रिकैप करवा रही हूँ चीजें। देखो मैंने आपको बताया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल का मतलब होता है दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दो स्ट्रैंड्स कौन से रहे? ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। हेलिकल का मतलब होता है ट्विस्टेड फॉर्म में। ट्विस्टेड फॉर्म में आप देख पा रहे हो ट्विस्ट हो रखे हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो किस चीज के मिलके बने होते हैं? तो स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इस स्ट्रैंड को ही आप बोलते हो बैकबोन ऑफ डीएनए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये था स्ट्रैंड का पार्ट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन थी स्ट्रैंड के बारे में। तो स्ट्रैंड के बारे में ये खत्म यहाँ पे। ओके, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो कि मैंने आपको ये बताया, ये फॉस्फोएस्टर है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोएस्टर है, जो भी फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में। और एस मतलब शुगर है, नॉट सल्फर। डोंट गेट कंफ्यूज विद द अल्फाबेट। ये यहाँ पे है शुगर, सल्फर नहीं है। ये वो वाला केमिस्ट्री वाला दिमाग में मत रखना फिलहाल के लिए। हाँ, फॉस्फेट के लिए पी आप यूज कर रहे हो, क्लियर है, लेकिन वहां पे केमिस्ट्री में पी मतलब होता है फॉस्फोरस। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इसको केमिस्ट्री से कंफ्यूज मत कर लेना दिमाग में। ओके, अब बिटवीन द स्ट्रैंड की बात करें तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है ना, ये रही, ये किन चीजों की मिलके बनी होती है? तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस की मिलके बनी होती है, जहां पे यूज हो रही है ये सारे एडिनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। लेकिन किस फॉर्म में यूज होंगे? पेयरिंग के फॉर्म में यूज होंगे। एक टाइम पे दो प्रेजेंट होंगे, चारों एक साथ नहीं प्रेजेंट है, एक टाइम पे दो प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया तो इसका एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, इतना न्यूक्लियोटाइड है, और दोनों न्यूक्लियोटाइड, आप ऐसे भी कह सकते हो टू न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट स्ट्रैंड्स, ठीक है, आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी तो आप देख रहे हो ना कि दो स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन अगर क्लियर है ना, तो वो लैंग्वेज कैसे भी बना के दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है वो उन पर डिपेंड करता है, तो वो कैसे भी बना सकते हैं आपको। लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे तो फॉस्फेट लगा है, कहाँ पे शुगर है, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग आप देख लो कि नाइट्रोजिनस बेस थोड़ी हवा में रहेगा, उसको भी तो अटैच होना है ना बैकबोन से। तो बैकबोन में वो किससे अटैच हो रहा है? क्या वो फॉस्फेट से अटैच होता है या शुगर से अटैच होता है? तो वो अटैच होता है शुगर के साथ। तो यानी नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है शुगर के साथ, और शुगर जो ये बॉन्डिंग जो बनती है इन दोनों के बीच में, इट इज ड्यू टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। क्लियर है भाई? तो ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है किस तरीके से लिखती है कि एडिनाइन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। अगर आरएनए होता तो क्या हो रहा था? अगर सपोज हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म करते, अगर मैं कह रही हूं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात कर रही हूं मैं, फिलहाल तो मैंने आपको किसका एग्जांपल बताया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करेंगे तो अगर मैं कहूं कि एडिनाइन है, ठीक है, तो वो किससे पेयर करेगा?
डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ करेगा, और ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ ही करेगा। तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर आरएनए की बात है तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, थाइमिन की जगह यूरेसिल, ये तो डिफरेंस ही है ना, आपको याद रखना है। और यहाँ पे थाइमिन। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ तो इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड है तो मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा ना, वो किसी से पेयरिंग थोड़ी करेगा जाके। ओके, सो दिस मच इज क्लियर, आई होप। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। ओके, ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है फिलहाल। अब देखो हम देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स आते हैं आपके बायोलॉजी में, ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ फिलहाल, कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि कंपटीशन में थोड़े ज़्यादा फोकस में है। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है, देखो इसको समझ लो, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए डबल हो रहा है। डीएनए डबल कब होगा? जब सेल डिवाइड कर रहा होगा ना, बिना बात के डबल क्यों करेगा वो अपने आप को? ठीक है, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवाइड कर रहा है ताकि इक्वल कंटेंट जो है फ्यूचर जो नए सेल होंगे उनमें डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को डबल करता है सेल पहले। ठीक है, तो ऐसे ही जितना भी डीएनए का कंटेंट है उसको उसने डुप्लीकेट किया, तो इसको आप बोलते हो रेप्लिकेशन। यानी जो पुराना डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, उससे नया डीएनए अगर फॉर्म हो रहा है तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बन रहा है, तो आप इसको बोलते हो रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का चलो मतलब तो मैंने आपको बता दिया, इसका नेचर कैसा होता है। तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। सो डीएनए का जो नेचर होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब है? देखो जैसे ये डीएनए बना, ये पेरेंट डीएनए है, स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2। नया जो डीएनए बनेगा ना उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो सपोज इससे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा ये कैसे डिवाइड करेगा? एक स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक स्ट्रैंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप दिमाग में रख लो ये 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड सपोज 1 है और ये 2 है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो 3 और 4 न्यू है एंड 1 और 2 क्या हो गए? पेरेंट के हो गए। तो ये कंजर्व हो गया ना, कुछ पेरेंटल पार्ट कुछ कंजर्व हो गया, तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ये चीज याद रखना। नेचर पूछ लेते हैं कि रेप्लिकेशन कैसा होता है डीएनए का, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर, मतलब पेरेंट का एक स्ट्रैंड रहेगा न्यू डीएनए के अंदर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ऐसा कोई पेरेंट का स्ट्रैंड नहीं रहेगा, मतलब डीएनए का कोई पार्ट नहीं रहेगा। फाइन। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। ये चीज याद रखना आप। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ऐसा जो डीएनए यूज हुआ है उससे सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड का। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए बनेगा, ये चीज याद रखना। ट्रांसलेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था फिलहाल कि इसका मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम करके जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिर रिमेंबर मैंने आपको बताया था 70S के होते हैं, 80S के होते हैं, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बताया था ना, जिसकी वजह से उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे जो वही राइबोसोम जो है उन्हीं को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की जगह है वो, वहां पे बनेगा प्रोटीन। और उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? आरएनए ऑफ कोर्स। प्रोटीन सिंथेसिस हो तो रहा है लेकिन सिंथेसिस अगर विद द हेल्प ऑफ आरएनए। और आरएनए के टाइप्स अभी आपको मैंने बताए हैं 3 टाइप के, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? सबसे पहले क्या बनाया गया ये? ठीक है, ये आरएनए हो गया, इकट्ठा आप आरएनए देख रहे हो। आरएनए से क्या बनाएगा सबसे पहले? ये अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, फिर जुड़ेंगे बहुत सारे अमीनो एसिड, फिर उसके बाद बनता है प्रोटीन। यानी ये पूरा प्रोसेस कहने वाले हैं हम ट्रांसलेशन। और ये कहाँ हो रहा है? राइबोसोम पे। तो ये है कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चंस। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड आपको मैंने बताई दी, अभी उससे रिलेटेड थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। कैसे होता है ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन,
वो तो फिर आपका 11th-12th का टॉपिक जाता है, वो इतना हाई लेवल नहीं पूछेंगे फिलहाल। हाँ, ये टर्म जरूर आपको पता होने चाहिए कि कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, ये होता है अकर इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर ये वाला टॉपिक पूछ ले कहाँ हो रहा है तो अकर इन न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसलेशन पूछ लिया तो अकर इन राइबोसोम, राइबोसोम मतलब साइटोप्लाज्म हो गया ना, ये तो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर राइबोसोम है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन सब से क्या बनता है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड फिर ज्वाइंट करते हैं और बनता है प्रोटीन। सपोज मैंने बताया कि यहाँ पे बन गया अमीनो एसिड 1, ठीक है, ये कोई बन गया अमीनो एसिड 2, फिर बन गया अमीनो एसिड 3, फिर अमीनो एसिड 4। अब ये जुड़ने लगेंगे, इन तीनों ने मिलके एक अमीनो एसिड बनाया, फिर दूसरा अमीनो एसिड बनाया, तीसरा अमीनो एसिड बनाया, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड बनाए और फिर वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो प्रोटीन का मोनोमर हो गया ना अमीनो एसिड, तो जैसे डीएनए का मोनोमर था न्यूक्लियोटाइड, सिमिलरली यहाँ पे प्रोटीन का जो है मोनोमर हो गया अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड ज्वाइन करके तब जाके पूरा प्रोटीन बनेगा ना, तो ये जो बॉन्ड है, अब यहाँ पे भी बॉन्ड है, समझ लो ये बात कि अगर कोई भी सब यूनिट्स जुड़ रहे हैं तो वहां पे कोई बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड का नाम हमेशा पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बॉन्ड का नाम है दिस वन, अमाइड बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड। इसको दो नाम से हम बोलते हैं, या तो अमाइड बॉन्ड बोलते हैं या फिर बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटीन के अंदर पूछ लिया विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड या फिर अमाइड बॉन्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना आप। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है इसका, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेकर आ रहा है। ठीक है, डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है कि क्या बनना है, फिर आरआरएनए और टीआरएनए के साथ मिलकर अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड बन गया, फिर उसके बाद प्रोटीन बन गया। अगर इतना प्रोसेस हो जाता है, देखो ये चीज भी कहां से बनी होंगी, इससे पहले तो डीएनए रहा होगा ना, इससे पहले डीएनए रहा होगा, यानी ये वाला प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा पहले, उसके बाद होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनना, तो आरएनए की तो टाइप्स हैं, डीएनए से ही तो बन रहे होंगे, हवाबाजी थोड़ी चल रही है इनकी कि कहीं से भी बन गए। तो डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना अमीनो एसिड। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा, यानी डीएनए सबसे मास्टरमाइंड है, उसी के पास तो सारे जीन्स हैं कि क्या बनाना है। तो अगर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी डीएनए से पूरा प्रोटीन बनता है, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन, ये जो सीक्वेंस हो रहा है, इस सीक्वेंस को आप बोलते हो सेंट्रल डोग्मा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। ये टर्म भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से प्रोटीन बनना, और डीएनए में ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट, तो डीएनए इंपॉर्टेंट है हमारे जीन्स, तो आप इसको कह सकते हो कि जीन एक्सप्रेशन भी है, यानी डीएनए की जो छुपी हुई बात थी उससे आरएनए बना, उस आरएनए ने फिर मिलके प्रोटीन जब बनाया तो वो प्रोटीन के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होगी। ठीक है, वो चीज, वो फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखने लगेंगे, मतलब यही हो रहा है जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस हो गया वो जीन, जो डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट था वो एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, वो क्वालिटीज अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखने लगेगी। तो ऐसे पूरी जो है ये जो है प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर है पूरा। ओके, तो डिफरेंट एंजाइम्स और भी बहुत सारी चीजें इसमें हेल्प करती है, तब जाके सारा प्रोसेस होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। सो डीएनए से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हाँ, कुछ क्रिटिकल टर्म जरूर हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। आपको जो है उसी से रिलेटेड फिर जो कंटेंट है नेक्स्ट क्लास में हम शूट कर लेंगे। फाइन, जय हिंद।